हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 12.2. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मदर इज 25 years older than her son. Find son's age if after 8 years ratio of son's age to mother age will be 4:9. क्वेश्चन का मतलब बच्चों है, देखो एक एक करके मैं सेंटेंस रीड करूंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगी और फिर हम इक्वेशंस प्रिपेयर करेंगे। मदर इज 25 years ओल्डर देन हर सन। इट मीन्स जो मदर है वो सन से 25 years ओल्डर है, यानी 25 years ज़्यादा है। तो अगर सन की एज क्या हुई, 10 years हुई, तो मदर की एज क्या हो जाएगी? मदर की एज हो जाएगी 10 + 25 विच इज़ इक्वल टू 35। अगर सन की एज 11 years हुई तो मदर की एज हो जाएगी 11 + 25 इज इक्वल टू 36। तो इस तरीके, इसका मतलब ये है सेंटेंस का। तो जो भी सन की एज होगी उसमें हमें 25 years ऐड करना है, वो मदर की एज होगी। लेकिन अब हम अपने मन से तो नहीं ले सकते, मैं 10 years लूँ, आप 11 years लोगे और कोई 12 years लेगा, तो आंसर हमें डिफरेंट मिलेंगे। तो इस वजह से क्या करना होता है, हमें एक्स अज्यूम करना होता है और फिर बाद में हम इसी x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो सन की एज मैंने क्या अज्यूम कर लिया, x। तो मदर की एज क्या हो गई, x + 25। इसके बाद क्या लिखा है, फाइंड सन्स एज। हमें सन की एज फाइंड आउट करनी है और आगे देखो कंडीशन दिया है, इफ आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर एज क्या हो जाएगा, 4:9। तो अब मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज करेंगे। सपोज द सन्स एज बी x years। हमने अज्यूम कर लिया कि सन की एज क्या है, x years है। देयरफॉर मदर्स एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज इज इक्वल टू x + 25 years। अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया है आफ्टर 8 years। 8 साल के बाद हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे आफ्टर 8 years। 8 years के बाद जो सन्स एज होगी, सन्स एज क्या हो जाएगी, x + 8 years हो जाएगी ना। x years पहले थी, 8 साल के बाद क्या हो जाएगी, x + 8 years। एंड 8 years के बाद मदर की एज क्या हो जाएगी, तो मदर की एज हो जाएगी, मदर्स एज ये बिकम मतलब क्या हुआ, 8 साल के बाद। ठीक है, मदर की एज 8 साल के बाद क्या हो जाएगी, तो पहले मदर की एज क्या थी, x + 25 years थी। तो हम इसमें क्या करेंगे, x + 25 + 8 कर देंगे विच इज इक्वल टू x + 5 + 8 13 एंड 1 कैरी 33। सो x + 33 years हो जाएगी एज मदर की 8 साल के बाद। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या लिखा है, इफ आफ्टर 8 years, यानी 8 साल के बाद अगर रेशियो का मतलब क्या होता है, जब हम डिनोमिनेटर में लिखते, डिनोमिनेटर में नहीं, जब हम कोई भी नंबर को डिवीजन में लिखते हैं उसको बोलते हैं रेशियो। जैसे आपने 1/2 लिखा, आपने 4/5 लिखा, तो ये सब क्या हुआ, ये रेशियो हुआ। अब इसके बाद रेशियो किसका लेना है, सबसे पहले रेशियो में देखो नाम लिखा है रेशियो ऑफ सन्स एज, तो न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, सन एज। 2 मदर एज है तो डिनोमिनेटर में लिखोगे मदर एज, विल बी 4:9। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या है कंडीशन, कि 8 साल के बाद रेशियो ऑफ सन एज क्या है 8 साल के बाद, x + 8 years है तो x + 8 लिख दो। 2 मदर्स एज है तो मदर एज हमने यहाँ पे फाइंड आउट करिए, x + 33 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, 4:9। यानी 8 साल के बाद सन एज एंड मदर एज का जो रेशियो है वो क्या है, 4:9 है, मतलब 4/9 है। देयरफॉर अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम आपको बताया है कि जब दो फ्रैक्शंस आपको दिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, तब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 8 से एंड 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 33 से। इसके बाद फर्दर हमें सॉल्व करना है।
तो क्या करते हैं हम 9 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे 4 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 33 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर 9 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 33। नाउ इसके बाद 9 मल्टीप्लाई बाय x बिकम 9x प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा 72 इज इक्वल का साइन एज इट इज 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x, ये प्लस वाला साइन एज इट इज है आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 33 करना है, 33 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13, तो यहाँ आ जाएगा 132। अब आपको एक इक्वेशन मिल गया। मैंने हमेशा बताया है कि जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हो और उसमें इक्वालिटी का साइन दिया हो तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। तो ये जो भी लिखा है यहाँ पे ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए लाइक टर्म को सेपरेट करना है, एक साइड करना है, और कांस्टेंट टर्म को एक साइड करना है। सो देयरफॉर 9x देखो लेफ्ट हैंड साइड में है, पॉजिटिव है, मैंने लेफ्ट में ही रखा है और वो पॉजिटिव ही है। अब ये 4x क्या है, ये राइट हैंड साइड में, इक्वालिटी के राइट में है ना, तो इट मीन्स ये क्या है, राइट हैंड साइड में। इसको मैं आऊँगी लेकर लेफ्ट में, तो राइट में ये क्या है, पॉजिटिव है, तो जब ये लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो -4x इज इक्वल टू, ये 132 ऑलरेडी राइट में प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, राइट में ही लिख रहे हैं तो पॉजिटिव ही लिखेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे। अब ये 72 लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको मैं राइट में शिफ्ट कर रही हूँ, तो -72 हो जाएगा। इसके बाद अगेन आपको एक इक्वेशन मिल गया जिसमें लाइक टर्म क्या है, एक तरफ है, और कांस्टेंट टर्म एक तरफ है। अब आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है। 9x माइनस 4x होता है 5x, 132 माइनस 72, 132 में से 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 2 चला गया 0, 13 में से 7 चला गया, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 6, तो ये हो गया 60। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 यहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, सो 60/5। देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 को डिवाइड करोगे 5 से तो आंसर आएगा 12, तो 12 आ गया। और क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, फाइंड सन्स एज, और सन की एज हमने क्या अज्यूम किया था, x ही अज्यूम किया था। सो देयरफॉर द सन्स एज इज 12 ईयर्स ओल्ड, ऐसा भी लिख सकते हो या फिर ऐसा लिख सकते हो द सन इज 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, जो बच्चा था वो क्या था, 12 साल का था। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सॉल्यूशन में एक बार फिर से आपको शो कर देती हूँ, देखो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज greater than its numerator by 12. If the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 7, the new fraction is equivalent with 1/2. Find the fraction. अब यहाँ बहुत कुछ लिखा है और हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो एक एक करके हम फिर से सारे सेंटेंस को रीड करेंगे, समझेंगे, एंड देन अज्यूम करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ सॉल्यूशन। फिर से मैं फर्स्ट वाला लाइन रीड कर रही हूँ क्वेश्चन का। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 12। फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर, पहले तो फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन मतलब 1/2, 4/5, इस तरीके के नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं। अब इसमें ऊपर वाला जो नंबर होता है वो होता है न्यूमिनेटर, नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में है कि जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन क्या है, ग्रेटर देन यानी ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, न्यूमिनेटर से, न्यूमिनेटर से ज़्यादा है। बाय 12 का मतलब 12 ज़्यादा है। जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो न्यूमिनेटर से 12 ज़्यादा है। तो हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि न्यूमिनेटर क्या है, हमें तो ये दिया है कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से 12 ज़्यादा है। तो न्यूमिनेटर 1 हुआ तो डिनोमिनेटर ऑब्वियस सी बात है 13 हो जाएगा, न्यूमिनेटर 2 हुआ तो डिनोमिनेटर 14 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम अपने मन से 2, 14, 13 कुछ भी नहीं ले सकते, तो हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे, x। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सपोज द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी x। हमने क्या अज्यूम कर लिया कि जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमिनेटर x है,
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर क्या है, देयरफॉर डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 12 ज्यादा होगा न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर अगर x है तो 12 ज्यादा मतलब x प्लस 12 हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, न्यूमरेटर में अगर 2 कम कर दे, डिक्रीज्ड बाय 2 मतलब हमें क्या करना है, 2 कम करना है, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, और डिनोमिनेटर में 7 इंक्रीज करना है, द न्यू फ्रैक्शन क्या होगा, तो जो भी नया फ्रैक्शन आपको मिलेगा, कब मिलेगा, जब आप न्यूमरेटर को डिक्रीज करोगे 2 से एंड डिनोमिनेटर को इंक्रीज करोगे 7 से, तब आपको एक नया फ्रैक्शन मिलेगा जो किसके इक्विवेलेंट होगा, 1/2 के, एंड देन आपको फर्दर इक्वेशन मिलेगा और उसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है एंड फ्रैक्शन क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी x एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज x प्लस 12 है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं इफ द न्यूमरेटर is decreased by 2 and the denominator is increased by 7। अगर मैं न्यूमरेटर को क्या कर दूं, न्यूमरेटर में 2 डिक्रीज कर दूं, डिनोमिनेटर में 7 इंक्रीज कर दूं, therefore the new fraction become, क्या हो जाएगा, न्यू फ्रैक्शन, therefore the new fraction is is लिख दो, या फिर द न्यू फ्रैक्शन इज इक्वल का साइन डाल दो, वो भी चलेगा। क्या हो जाएगा न्यू फ्रैक्शन, देखो न्यूमरेटर में 2 डिक्रीज करना है, तो न्यूमरेटर x है तो x माइनस 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या है x प्लस 12, और इसमें 7 इंक्रीज करना है तो x प्लस 12 प्लस 7 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा, x प्लस 19। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब जो गिवन कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जब आप न्यूमरेटर में 2 डिक्रीज करते हो और डिनोमिनेटर में 7 इंक्रीज करते हो तो एक नया फ्रैक्शन मिलता है, वो किसके इक्विवेलेंट है, 1/2 के इक्विवेलेंट है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या है यहाँ पे, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 19 इज इक्वल टू 1/2। जो भी फ्रैक्शन हमें मिला है, न्यू फ्रैक्शन, यही फ्रैक्शन हमें न्यू मिला है ना, तो ये फ्रैक्शन किसके इक्विवेलेंट है, ये है 1/2 के इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब सिंपल सी बात है, दोनों जगह फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 19। देयरफॉर अब 2 x से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 x से भी मल्टीप्लाई होगा, 1 19 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x होता है 2x। ये जो माइनस की साइन है, ये सेम साइन आपको यहाँ फॉलो करनी है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम 4, देन 1 मल्टीप्लाई बाय x बिकम x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 19 बिकम 19। देयरफॉर अब लाइक टर्म को एक साइड करो, 2x माइनस x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 19 है, इसको राइट में ही रहने दो 19, लेफ्ट हैंड साइड में -4 है, इसको राइट में ले जाओ +4। देयरफॉर 2x माइनस x होता है x इज इक्वल टू 19 माइनस ये क्या हो जाएगा, 19 प्लस ये 4 है, ये वाला 4 हमने राइट में लेकर आए तो ये +4 हो गया ना, तो 19 प्लस 4 कितना होता है 23। सो देयरफॉर बच्चों x क्या आ गया, x आ गया 23, और x को हमने देखो क्या अज्यूम किया था, x क्या है, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 12 है, तो देयरफॉर x प्लस 12 क्या हो जाएगा, x प्लस 12 हो जाएगा 23 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 25। तो x क्या है न्यूमरेटर, x प्लस 12 क्या है डिनोमिनेटर, देयरफॉर द न्यू फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर 23 एंड डिनोमिनेटर 25 नहीं होगा, ये 23 प्लस 12 करोगे तो 25 नहीं आता है, ये आता है 35। तो यहाँ पे सॉरी मेरा आंसर रॉन्ग हो गया था, तो क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रैक्शन नया न्यूमरेटर 23 और डिनोमिनेटर 35, तो नया फ्रैक्शन जो मिलेगा वो होगा 23/35।
क्वेश्चन में ना न्यू फ्रैक्शन नहीं बोला है, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, फाइंड द फ्रैक्शन। सो द फ्रैक्शन इज लिखो, सिर्फ न्यू को यहाँ पे कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे लिखो द फ्रैक्शन इज 23/35। नाउ थर्ड क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ weight of copper and zinc in a brass is 13:7. Find the weight of zinc in a brass utensil weighing 700 ग्राम। क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि कॉपर और जिंक इन दोनों को मिला करके एक ब्रास यूटेंसिल बनाया गया। अब इस ब्रास यूटेंसिल में ज़रूरी नहीं है कि कॉपर और जिंक आधा आधा 50-50% डाला है, तो यहाँ पे एक रेशियो दिया है, आप देख रहे हो 13:7 लिखा है, तो 13 जो है वो कॉपर के लिए है एंड 7 जो है वो जिंक के लिए। तो 13:7 के रेशियो से क्या किया गया है, ब्रास यूटेंसिल बनाया गया। फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन अ ब्रास यूटेंसिल वेइंग 700 ग्राम। हमें क्या करना है, हमें जिंक का वेट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे रेशियो दिया है ना, हमें जिंक का वेट फाइंड आउट करना है। अगर जो यूटेंसिल है वो 700 ग्राम का होगा तो उसमें कितना जिंक मिलाया गया है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बट इससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझना चाहिए कि ये रेशियो क्या है। यहाँ पे एक कॉमन मल्टीपल होता है, जैसे मैं आपको अभी लिखाऊंगी द, ऐसे लिखाऊंगी मैं आपको, सपोज द वेट ऑफ कॉपर बी 13x, मैं 13x लिखाऊंगी एंड सपोज द वेट ऑफ जिंक इज 7x। वेट ऑफ जिंक में 7x लिखाऊंगी, वेट ऑफ कॉपर में 13x लिखाऊंगी। बट ये जो x आया है ये x क्या है एक्चुअली में, ये सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो अभी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि सपोज मेरे पास नंबर ऑफ नोटबुक है, नंबर ऑफ नोटबुक है 100 और मेरे पास नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक है, यहाँ पे मैं रेशियो ले लेती हूँ नंबर ऑफ नोटबुक एंड नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक का। ठीक है, आपको क्या समझना है कि सपोज मेरे पास नंबर ऑफ नोटबुक, पहले मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ नोटबुक है मेरे पास 100 एंड नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक है, नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक है मेरे पास 150। अब मैं इन्हीं दोनों का रेशियो निकाल रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ नोटबुक अपॉन नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक इज इक्वल टू, एंड टेक्स्ट बुक है 150। अब जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2:3 का रेशियो आ जाएगा। मतलब नोटबुक क्या है 2 है एंड टेक्स्ट बुक क्या है 3x है। अब ये जो 2/2:3 को हम 2/3 लिख सकते हैं। अब ये जो 2/3, अगर मुझे इसको अगेन 100/150 बनाना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, और अगर मैं यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई करती हूँ दोनों साइड, देखो 50 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूँगी 50 2 ज़ा 100, 50 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूँगी 150, अगेन मुझे यही सेम रेशियो मिल गया 100/150। तो क्या होता है कि जब हम किसी भी दो क्वांटिटीज़ को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तब हम उसे डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पर एक कॉमन मल्टीपल होता है। जब आप उसी रेशियो को यूज़ करके उन दोनों में से कोई भी एक क्वांटिटी को फाइंड आउट करोगे ना, तो आपको क्या करना होगा, एक कॉमन मल्टीपल अज्यूम करना होगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या किया था, 2/3 जो था, मैं फिर से देखो यहाँ समझा देती हूँ, 2/3 था तो मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 50 से, 3 को भी मल्टीप्लाई किया 50 से, तो मुझे अगेन सेम क्वांटिटी मिल गया, नोटबुक का भी और टेक्स्ट बुक का भी, 100 एंड 150। तो ये 50-50 क्या है, ये 50-50 एक कॉमन मल्टीपल है। इसीलिए हमें जब यहाँ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना यहाँ पे, तो वेट ऑफ कॉपर को हम लिखेंगे 13x, क्योंकि जब ये रेशियो में कन्वर्ट हुआ होगा, इसकी भी कुछ क्वांटिटी होगी ना, कुछ तो पर्टिकुलर वेट होगा जो हमें फाइंड आउट करना है। अभी तो मैंने आपको क्वेश्चन में क्या किया था, वेट दे दिया था दोनों का, यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे डायरेक्टली ब्रास यूटेंसिल का वेट दिया है, बट यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ना, कुछ तो वेट होगा जो हमें फाइंड आउट करना है, जिंक का भी कुछ वेट होगा। तो उस वेट को जब रेशियो में लिखा तो फाइनल एक रेशियो मिला 13:7। लेकिन जब मैं इसको अगेन रिवर्स बैक जाऊंगी और वेट फाइंड आउट करूंगी तो वहां पे एक कॉमन मल्टीपल होगा, जो कॉमन नंबर डिवाइड हुआ है और 13:7 बना है, तो वही कॉमन मल्टीपल को हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स अज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, सपोज द वेट ऑफ कॉपर, पहले तो ये नहीं लिखेंगे, पहले हम ये क्वेश्चन में देखो, मैं यहाँ पे मार्क करके आपको समझा देती हूँ, जो क्वेश्चन में दिया है ये पूरा का पूरा लाइन आपको सोल्यूशन में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक
इन ब्रास इज 13:7, यानी कॉपर और जिंक का जो रेशियो है ब्रास यूटेंसिल में वो 13:7 का है। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। कॉमन मल्टीपल एक्स है और मैंने आपको अभी समझा दिया कि ये एक्स कौन सा कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। देयरफॉर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे सपोज द वेट ऑफ सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कॉपर है तो वेट ऑफ कॉपर बी 13x, देखो 13x दिया है रेशियो में और सबसे पहला नाम कॉपर का है तो आपको लिखना है सपोज द वेट ऑफ कॉपर बी 13x एंड दैट ऑफ भी यहाँ लिख सकते हो, मैं दैट ऑफ लिख रही हूँ, आप अगेन लिख सकते हो वेट ऑफ जिंक, दैट ऑफ जिंक इज 7x, जिंक का क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। ब्रास यूटेंसिल का वेट कितना है 700 ग्राम है, ठीक है 700 ग्राम, देखो क्वेश्चन में दिया है। अब ये जो ब्रास यूटेंसिल बना है ये कॉपर को भी मिला के बना है, जिंक को भी मिला के बना है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि ये दोनों जो है 13x कॉपर और 7x जिंक, इसको मिला के ब्रास यूटेंसिल बना है 700 ग्राम का, तो इक्वेशन हमारा ये रेडी हो गया। 13x प्लस 7x कितना होता है 20x इज इक्वल टू 700, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 700 डिवाइड बाय 20। अब 0 0 कैंसर, 2 35 70 होता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 35। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वेट ऑफ जिंक, देखो फाइंड द वेट ऑफ जिंक का वेट फाइंड आउट करना, और हमने क्या अज्यूम किया है जिंक का जो वेट है वो क्या है 7x है, हमने 7x अज्यूम किया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल टू 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 4 जा 21 प्लस 3 24। तो वेट जिंक का वेट कितना निकला ब्रास यूटेंसिल में 245 ग्राम। तो फाइनल आंसर लिखेंगे द वेट ऑफ जिंक, आप ऐसे भी लिख सकते हो आगे इन अ ब्रास यूटेंसिल, बट मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ द वेट ऑफ जिंक इज 245 ग्राम। तो यहाँ पे बच्चों देखो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।